Good morning, sir. Good morning, very, very good morning. ओके सो कल हमने पुश एंड पॉप मेथड यूज किए थे, है ना। बहुत इजी है और इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, आज अपन इंटरफेस ऑफ पाइथन कर रहे हैं, यानी डेटाबेस के अंदर आप कैसे कनेक्टिविटी करते हो पाइथन से। वैसे ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि पहले पाइथन इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद माइस्क्यूएल इंस्टॉल करो और फिर उसके बाद में आप क्या करो, यहाँ पे कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन बना करके फिर फैच वन, फैच मैनी, फैच ऑल, तीन तरह के फंक्शंस होते हैं, वो हम यूज करते हैं। ठीक है। फिर डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस शो कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करनी है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट है। जो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे उसमें डेटा कैसे स्टोर करोगे। हाँ, एक चीज जो हमें यहाँ करनी होगी वो डेटाबेस में रिलेशन पढ़ना होगा। बट हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे डायरेक्ट एक बार इंटरफेस ऑफ पाइथन देख रहे हैं, ताकि आपकी जो क्वेरीज को यूज करने का मेथड्स है वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाए आपका। अच्छा, सबसे फर्स्ट अगर आपको जैसे माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड होना चाहिए ऑलरेडी। अगर नहीं है तो देखो यहाँ पे दो मेथड बताए हुए हैं, पहला इंस्टॉल पाइथन, देन फिर इंस्टॉल माइस्क्यूएल। अब माइस्क्यूएल इंस्टॉल करने के क्या तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली क्या करो, माइस्क्यूएल डाउनलोड कर लो सिस्टम से, सॉरी वेबसाइट से, और नहीं तो एक अपना सॉफ्टवेयर है जैम्प, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैम्प। इसको आप डाउनलोड कर लो, इसमें माइस्क्यूएल इनबिल्ट ही आता है। इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे, इसके दो बेनिफिट होते हैं। पहला, आप इसमें क्या करोगे, कमांड मोड के थ्रू भी कर सकते हो, और पीएचपी में एडमिन आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है लाइट वेट, जहां से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको कनेक्शन बनाना, कनेक्शन के लिए इसकी एक फाइल डाउनलोड करनी होगी, माइस्क्यूएल कनेक्टर। वैसे यहाँ पे दिया हुआ माइस्क्यूएल कनेक्टर पाइथन, तो आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, नहीं तो बस ये टाइप कर दो माइस्क्यूएल कनेक्टर। तो ये क्या करेगा, जितने भी कनेक्टर्स होंगे पाइथन के साथ, चाहे माइस्क्यूएल के हो या फिर माइस्क्यूएल के अलावा हो, ठीक है। जैसे कई बार अपन माइस्क्यूएल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। गिव मी 1 मिनट। तो वैसे ही अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये पार्ट हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने सॉफ्टवेयर पे वर्किंग स्टार्ट करनी है। जब सिनॉप्सिस आप सबमिट करोगे ना, थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, वो चीज बनेगी भी या नहीं बनेगी। आपने सिनॉप्सिस कर दी सबमिट और पता चला आपसे बन ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसी बीमारी नहीं पालनी हमको। हमको वो चीज लेनी है जो हम बना सकते हैं। तो पहले आइडिया ले लेना सिनॉप्सिस सबमिट करने से पहले कि वो बन रहा है क्या। तो अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आप ये सारी चीजें सेटअप करके उस पर वर्किंग स्टार्ट करोगे, और मैं जैसे बताता हूँ वैसे काम करते हुए चलोगे। अच्छा, एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे फर्स्ट आप इंस्टॉल करो जैम्प। अच्छा, जैम्प कैसे इंस्टॉल करोगे, आप वेब पे जाओ, ठीक है। जैम्प में इसलिए प्रेफर करता हूँ कि जैम्प पे क्या और भी कई चीजें हैं। अगर आप सिर्फ माइस्क्यूएल इंस्टॉल करोगे ना, तो एक तो उसका सर्वर थोड़ा सा हैवी होगा। चलो एक बार माइस्क्यूएल पे देखते हैं माइस्क्यूएल कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वैसे माइस्क्यूएल के थ्रू जाना चाह रहे हो तो क्लिक करो पे माइस्क्यूएल डाउनलोड, जो वर्क बेंच है ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो अब माइस्क्यूएल इंस्टॉलर आ गया, इस पे क्लिक कर दो। तो आप एक काम करो, कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल कर लो। जो कम्युनिटी सर्वर है फ्री होता है। इस सर्वर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये देखो, ये है आपका माइस्क्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। अच्छा, अब इसको आप डाउनलोड करोगे तो इसकी साइज कितनी, 208 ये MB है। और अगर 64 बिट जिप के साथ आप करते हो और डीबग बाइनरीज, तो ये हो जाएगा 500 MB का। बट लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चलेगा, वो है माइस्क्यूएल, है ना। अगर आप जैम्प की बात करते हो, चलो जैम्प पे विजिट करते हैं। तो जैम्प पे क्या क्या चीजें मिलती है आपको, अपाचे फ्रेंड पे हम क्लिक करते हैं, ये अपाचे इंस्टॉलर है। अपाचे को ओपन सोर्स है, ये आपका टोटल 158 MB का है। बट इसमें नॉट ओनली माइस्क्यूएल, और भी कई चीजें जो अवेलेबल है। यहाँ पर पीएचपी भी अवेलेबल है, तो पीएचपी माई एडमिन भी है जिसके थ्रू, तो ये थोड़ा लाइट वेट हो गया।
तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो है 8.0.9। तो ये आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसको क्लिक कर लो, डाउनलोड कर लो विंडो के लिए, जो भी लेटेस्ट हो इसमें। ऑल्ड भी आप कर सकते हो। तो अब ये 64 बिट वाले अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मान ली 64 बिट है, ये चल नहीं रहा, तो आपके पास एक और चॉइस होती है, वो सॉफ्टवेयर में बताता हूँ आपको, वैम्प। आप वैम्प भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी एक तरह का सर्वर ही है। ये जैम्प और वैम्प दोनों सर्वर है। ये भी, ये जो है, जैसे आप इसमें भी आप क्या, सेम कॉन्सेप्ट है जो उसमें दिया हुआ वैसे। अब ये क्या, दोनों के लिए अवेलेबल है, 32 बिट और 64 बिट। और वो जो है वो किसके लिए अवेलेबल है, ओनली 64 बिट। तो आपको जो भी ठीक लगे आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वैम्प कर लो। इसमें भी सेम वैसे ही आप क्या करोगे, रन करोगे। यहाँ माइस्क्यूएल कितना है, 5.7.28 है। और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, जैसे PHP वर्जन है, और इसके साथ क्या मिलता है आपको, माइस्क्यूएल मिलता है। और माइस्क्यूएल और पर्ल, ये चीजें भी यहाँ पर है। आप इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ से देख सकते हो, क्लिक किया आपने, ये रिक्वायरमेंट हो गई। ये तो लाइनक्स की है। और विंडोज के लिए क्या है, विंडोज 2008 से लेकर के विस्टा हो सकता है 7, विंडो 8 और XP, इन सब पे क्या करेगा ये इंपॉर्टेंट। XP और 2003 पे नॉट सपोर्टेड। तो आपको विंडोज 7 से स्टार्ट करना है, विस्टा से। ठीक है, विंडोज 7 से लेकर के विंडो 8 हो गया, और विंडो 2008 हो गया। इस तरीके से आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड कर लो पहले। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करते ही क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से जैम्प का आइकन आपको मिलेगा। तो अब हम एक काम कर रहे हैं, जैम्प को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जैम्प कंट्रोल पैनल है, इसको ओपन कर लो। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये आपका जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। यहाँ से क्या करोगे, माइस्क्यूएल को आप ओपन कर सकते हो। तो माइस्क्यूएल को एक्सेस करने के पहले तरीके देख लो आप। माइस्क्यूएल को आप यहाँ दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हो। पहले तो आप डायरेक्ट माइस्क्यूएल पे क्लिक करो, और अब कमांड मोड के थ्रू। तो मैं जो लोकेशन बता रहा हूँ वो लोकेशन आप अच्छे से देखो। आप जहां पर भी इसको इंस्टॉल करोगे, सपोज आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया, यहाँ पे सी ड्राइव में देखो जैम्प वाला फोल्डर है, डबल क्लिक करो यहाँ पर। डबल क्लिक करके फिर यहाँ पे जाना है, किस पे, आपको माइस्क्यूएल का फोल्डर मिलेगा, दिस इज माइस्क्यूएल, डबल क्लिक करो। फिर यहाँ पे बिन के नाम का फोल्डर मिलेगा, डबल क्लिक। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे टाइप कर दो, इसको सिलेक्ट करके CMD, इस पाथ को सिलेक्ट करके क्या टाइप कर दो, CMD, और एंटर कर दो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये देखो कमांड मोड ओपन हो गया। कमांड मोड ओपन हो गया। यहाँ एक छोटी सी कमांड लिखनी है आपको, mysql-u और यूजर नेम रूट। इसका पासवर्ड कुछ भी हमने सेट नहीं किया, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देखो, ये कमांड है आपकी। और जैसे आप इसको एंटर करोगे, ये देखो MySQL में आप लॉगिन कर गए। अब जो भी कमांड आप यहाँ यूज करोगे MySQL की, वो डायरेक्ट वर्क करेगी। जैसे शो डेटा बेसिस, ये देखो आपके जितने भी डेटा बेसिस है वो शो हो गए। आप क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। आप चाहो तो इस वाले पाथ को भी एंटर करके डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जैम्प MySQL बिन, इसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो। और लास्ट में क्या कर दो, एग्जिट। तो यहाँ से आप एग्जिट हो गए। अच्छा, अब इसको क्लोज करते हैं। ये तो हुआ मेथड नंबर 1। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, ये जो अपाचे है इसको भी स्टार्ट कर दो। तो बस ये ग्रीन हो जाए, फिर इसके थ्रू मैं एक्सेस करके बताता हूँ आपको। देखो ग्रीन कलर में हो गया। बस अब क्या करना है, वेब ब्राउजर पे चलो, और यहाँ पे टाइप करो लोकल होस्ट। यही आपका वो सर्वर है जहां से आप डेटाबेस एक्सेस करोगे। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको टॉप पे ऑप्शन मिलेगा PHP माई एडमिन, इस पे करो क्लिक। ये आपका क्या है, ग्राफिकल है। अब हम क्या है, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं ना, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, सिस्टम पे ज्यादा लोड नहीं आता है। बस थोड़ा सा कई बार ऐसा टाइम लग जाता है कि डेटाबेस से कनेक्ट होकर के उसकी डिटेल हमें यहाँ पे फेच करके शो करता है। तो इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को, MySQL को ग्राफिकली एक्सेस कर सकते हो। इंटरफेस हमने क्या लिया है, PHP माई एडमिन। ये देखो, ये आपके सारे डेटाबेसेस आ गए। अगर आपको कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो न्यू पे क्लिक करो। और आप कमांड के थ्रू करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्लिक ऑन SQL। यहाँ पे आप जो कमांड वहां यूज कर रहे थे वो यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो टाइप करके,
यहाँ पे आपको सजेशन भी मिलेगा। सपोज करो आपने लिखा शो डेटा बेसिस, ये लिखा आपने, ठीक है। आप इस पे फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखो इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। एंड आपने इसको क्या कर दिया, गो पे क्लिक किया, ये देखो गो पे क्लिक किया तो अभी लोड कर रहा है। ये देखो सारे डेटाबेसेस की लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर दी। तो मतलब आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये शो क्वेरी बॉक्स, तो एक क्वेरी बॉक्स आ गया। यहाँ पे आप जो क्वेरी वहां टाइप कर रहे थे सीएमडी पे, वो यहाँ पे भी कर सकते हो। और ग्राफिकली क्रिएट करना है तो न्यू पे क्लिक करके और कर दो। बट हम ये सोचते हैं कि कमांड मोड जो ज्यादा फास्ट होता है, किससे, इस ग्राफिकल से, तो हम दोनों चीजें यूज करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो हमने दो मेथड यूज किए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी तरह का कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? सर ये ऑनलाइन चलेगा या ये फिर आप अपने भी सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, रहेगा? अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे। कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद में फिर आप ही करोगे ये। इसके लिए नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने खुद के पीसी को कंप्यूटर बना लोगे, ठीक है। 12 और आज होगी 4 अगस्त। चलो, और किसी कोई क्वेरी से रिलेटेड? ये सर्वर आपका सिस्टम ही बन जाएगा, आपको इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। अच्छा ये दो तरीके हो गए। अब आपको क्या करना है कि पाइथन को कनेक्ट करना है माईएसक्यूएल से। तो पाइथन में क्या होना चाहिए, माईएसक्यूएल का कनेक्टर भी तो होना चाहिए। देखो अभी हमारे पास क्या है, सपोज करो ये पाइथन का आईडीएल है, ठीक है, आईडीएल, ये आपका माईएसक्यूएल है। अब ये माईएसक्यूएल रन हो रहा है किसके थ्रू, अपाचे के थ्रू। वैसे माईएसक्यूएल का सर्वर भी चल रहा है, आप डायरेक्ट इसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें पाइथन से एक्सेस करना है, तो बीच में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो क्या करे, कोऑर्डिनेशन बिठाए इन दोनों के बीच में। मतलब हम यहाँ से अपनी कमांड यहाँ तक भेज सकें, तो इसका काम कौन करेगा, कनेक्टर। ये होता है आपका कनेक्टर। तो अब ये कनेक्टर हमें चाहिए, अभी कनेक्टर हमारे पास नहीं है। कैसे चेक करें, आइडियली ओपन करते हैं और रन करते हैं। तो कनेक्टर क्या, एक तरह की लाइब्रेरी है जो क्या करेगा, आपके गिवन कमांड को कहां तक पहुंचाएगा, एसक्यूएल सर्वर तक। और वापस से डेटा का क्या, जो भी रेस्पॉन्स है वो भी आप तक पहुंचाएगा। तो हम देख इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट माय एसक्यूएल कनेक्टर, एंटर किया। ओहो अच्छा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से शो हो रहा है। सपोज करो ये माइस्क्यूएल कनेक्टर हम इंस्टॉल नहीं करते, है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे एरर मैसेज आता, आप यहाँ पे क्या आता है, एरर मैसेज आता। अब उस केस में क्या करना होता, आप सीएमडी पे जाओ, ये आपका कमांड मोड आ गया। वैसे तो ये कमांड नोट्स में भी लिखी हुई है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पीआईपी। देखो सबसे पहले एक काम करो, पीआईपी को आप अपग्रेड कर लो, है ना। तो पीआईपी इंस्टॉल, सबसे पहले पीआईपी कमांड को हम अपग्रेड कर लेते हैं। तो अगर कोई अपग्रेड यहाँ पे अवेलेबल है तो वो हो जाएगा, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, अपडेट अवेलेबल है, तो हमने पीआईपी कमांड को क्या कर लिया, अपडेट कर लिया। चलो पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, फाइनली सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया, है ना। अच्छा ये कमांड यहाँ पर भी देखो लिखी हुई है कि आप इस तरह से पीआईपी को क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। अच्छा अब हम बात करते हैं माइस्क्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करने की। अगर आपको यहाँ कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करना है, चाहे डिजेंगो हो, जेंगो हो, या फिर आपका पांडा लाइब्रेरी हो, पाइपलोट हो, मतलब कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी हो, नमपाई वगैरह, आपको कमांड लिखनी है पीआईपी इंस्टॉल और फिर उस लाइब्रेरी का नेम। तो हमें यहाँ एक काम करता हूँ, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, इसको हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने एंटर किया और अब ये क्या करेगा, ये देखो ये कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये पैकेज, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अनइंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। तो पीआईपी अनइंस्टॉल माई एसक्यूएल डॉट
कनेक्टर। तो ये क्या कर रहा है, देखो अनइंस्टॉल कर दिया इसने। अब ये पूछा अनइंस्टॉल करना चाहते हो, और ये आपके क्या है, ऐप डाटा रोमिंग पाइथन साइट पैकेजेस, ये आपके साइट पैकेजेस है। आप इसको यस करोगे, ये लो इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड कर दिया MySQL कनेक्टर 2.2.9। अच्छा, अगर आप वापस इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे करोगे, यही पे इंस्टॉल MySQL डॉट कनेक्टर। आप देखो डॉट भी यूज कर सकते हो और डैश भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको बेस्ट लगे वो यूज करो, डॉट ले लो या फिर आप डैश ले लो, दोनों ही चीजें एक ही है। आप यहाँ पे आगे डैश पाइथन भी लिख सकते हो जैसा वहां पे दिया हुआ है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करो। एंटर किया आपने, और ये MySQL कनेक्टर क्या है, ये मिला इसको, और इसने इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये प्रोसेस आपके यहाँ भी चलेगी, पहले पहले यहाँ पे डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद में फिर यहाँ पे ये देखो इंस्टॉल रन हो गया, डन। फाइनली आपने क्या किया, यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब बताओ इसके अंदर किसी को कोई डाउट किसी तरह का इस प्रोसेस में? नो ये सर। प्रोसेस आज करनी है आपको। अब देखो, सपोज करो आपके पास वो पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको उसको क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो pip इंस्टॉल, ठीक है, जैसे अपग्रेड वाला यूज करते हैं, अपग्रेड MySQL डॉट कनेक्टर, यूज करके देखते हैं कमांड वर्क करती है क्या। तो अगर ये कमांड वर्क कर रही है और इसका अपग्रेडेशन अवेलेबल है तो ये आपको दे देगा, और अगर अवेलेबल सपोज करो अभी कोई अपग्रेडेशन आया नहीं है तो ठीक है, ये कहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, और आपका जो कनेक्टर साइट पैकेज में अवेलेबल है। तो ये हो गया मेथड आपके पैकेज को इंस्टॉल करने का। कोई भी पैकेज यहाँ से आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, और कमांड मोड भी आप यहाँ से, कमांड मोड के थ्रू आप MySQL को यूज कर पाओगे। अच्छा, अब आपको कनेक्शन बनाना है किसके, पाइथन के बीच में और MySQL के बीच में। आपका पाइथन है और ये आपका क्या है, MySQL है, और बीच में क्या है, आपने कनेक्टर इंस्टॉल किया है जो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा इसको, और आपका डेटा जो आपने क्वेरी की इस डेटा की आपको वापस यहाँ तक रिसीव करेगा, है ना, आपको सेंड करेगा डेटा। चलो ठीक है, तो क्या प्रोसेस है आगे का, बहुत इजी है। आपने क्या किया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, MySQL कनेक्टर भी इंस्टॉल कर लिया और एग्जीक्यूट कर लिया। अब क्या करना है, सबसे फर्स्ट MySQL कनेक्टर को करना होता है इंपोर्ट, और उसके बाद में क्या करोगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले आप इंपोर्ट करो और फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ये MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्ट, कनेक्ट वाला फंक्शन यूज करोगे। पासवर्ड अभी हमारे पास है नहीं तो आप बिना पासवर्ड के यूज करोगे, इसने डायरेक्टली डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है कनेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो आइडियली ओपन करो, कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो हमको यूज में लेने पड़ेंगे। तो एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पर सबसे फर्स्ट इंपोर्ट किया आपने MySQL डॉट कनेक्टर। आप इसको एज ए MC भी यूज कर सकते हो या MQ भी यूज कर सकते हो, ये एलाइज है। आप नहीं तो फिर आपको पूरा ही नेम नीचे लिखना पड़ेगा, तो एक बार हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ MyDB। ये यहाँ क्या पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग आपको लिखनी है, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और फिर होस्ट यूजर पासवर्ड। तो आपने क्या क्या डेटाबेस लिया, कौन कनेक्ट ले लो या कुछ भी ले लो, फिर आप क्या लिखोगे, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे आप चाहो तो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो पहले से, और फिर उनको डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट ही। तो दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल, जैसे कि होस्ट की। होस्ट में हमेशा रहता है लोकल होस्ट, ये चेंज नहीं होगा आपका। हाँ, IP आप दे सकते हो। अच्छा, लोकल होस्ट के बाद में क्या होगा आपका, पासवर्ड।
पासवर्ड से पहले होगा यूजर, तो आपने यूजर, यूजर में क्या रहेगा, रूट, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और पासवर्ड, पासवर्ड ब्लैंक रखो। अच्छा, अभी हमने डेटाबेस कनेक्ट नहीं किया। अब आपने क्या किया, इफ फोन डॉट इज कनेक्टेड, तो प्रिंट डेटा कनेक्टेड। ये आपने इसको सेव किया, ठीक है। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं पाई फाइल के अंदर, और यहाँ पे डेमो एसक्यूएल के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, आपका इज कनेक्टेड। अच्छा, इस स्ट्रिंग में अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही हो या आपको ऐसा डाउट लग रहा हो तो आप बताओ। जैसे हम इसको एक बार कर चुके हैं, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप बताओ, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सर ये होस्ट लिखा है, वो कंपलसरी है क्या लिखना? मतलब हाँ, होस्ट की जगह कुछ और नहीं लिख सकते? नहीं, आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, यहाँ पे वेरिएबल नेम चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे होस्ट ही लिखो, आप सर्वर लिख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सर्वर लिख दो, वेरिएबल के नेम ही है, बट कुछ जैसे पासवर्ड है, यूजर है, उनमें ज्यादा चेंजेस मत करना आप। चलो, तो अब यहाँ पे क्या करें, इसको सेव किया आपने और अब इसको रन करते हैं। डेटाबेस इज कनेक्टेड, तो ये मैसेज कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे इज कनेक्टेड फंक्शन यूज किया। अगर कनेक्ट हो गया तो ट्रू यहाँ पे आएगा, और अगर कनेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे आपने एल्स लिख दिया, प्रिंट कुड नॉट कनेक्टेड डेटाबेस। अगर फॉल्स आया तो कुड नॉट कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इसको रन करते हैं। अभी तो कनेक्टेड। अच्छा, अब अगर हम सर्वर को ही बंद कर दें, जो हमने सर्वर यहाँ पे ऑन किया हुआ है उसको ही अगर हम यहाँ पे बंद कर दे, तो ये अपना जैम सर्वर है, इन दोनों को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, अब रन करो, अब क्या होगा, ये रन किया हमने, तो ये ट्राई कर रहा है मशीन से कनेक्ट होने के लिए, बट इसने मशीन ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। मशीन ने रिफ्यूज कर दिया मतलब कि आप वहां पे कनेक्ट, या तो मशीन अवेलेबल ही नहीं है वहां पे, है ना, कि टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज इट, मतलब जो टारगेट मशीन है वो क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है। चलो, तो ये वाली बात होगी किसके, कनेक्शन की। तो मतलब आपका डेटाबेस सर्वर ऑन होगा तब ये चीज यहाँ पर काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ये माइस्क्यूएल स्टार्ट किया आपने। अब स्टार्ट होने के बाद में अब इसको रन करो, ये देखो, ये आपका डेटाबेस कनेक्टेड। तो आज आपको इस वाली स्ट्रिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें कभी आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप बताओ, क्योंकि अब मैं आपको सारा डेटा माइस्क्यूएल में स्टोर करवाऊंगा। जितने भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे, जो डेमो में दूंगा सॉफ्टवेयर का, आपको माइस्क्यूएल के थ्रू दूंगा, ताकि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाए कि आपको डेटा कैसे सेंड करना है। सर यस, सर विंडोज 7 है मेरे पास, तो सर शायद ही चलेगी। विंडोज 7 है, तो आप एक हाँ काम सर। करो, मैं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, वो इंस्टॉल कर लेना आप। यहाँ पे जाकर के आज ये डाउनलोड करना। कितनी जीबी रैम है आपके पास सिस्टम में? वही जिनके सर पास विंडोज 4 GB। 4 GB है ना। अब आपके पास दो चीजें, या तो आप अपनी विंडो को अपग्रेड कर लो, ठीक है, और विंडो को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक काम कर सकते हो आप, ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लो। इस वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हो। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लो, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये है वर्चुअल मशीन।
यहाँ पे आप क्या है, जो भी विंडो आपको यहाँ पे रन करनी है, आप उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। यहाँ तक कि लाइनक्स को भी रन कर पाओगे। अगर आप ऐसा है कि आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो विंडो को, उस केस में फिर आपको यही करना है। देखो मैं यहाँ पर आपको रन करके बताता हूँ। ये वर्चुअल मशीन में मैंने एक मशीन बना ली विंडोज 7, ठीक है, विंडोज 7 इंस्टॉल कर लिया मैंने। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो आप ये देखो विंडोज 7 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब मैं विंडो 11 होते हुए विंडोज 7 को आप इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर विंडो 10, विंडो 11 को जो भी अवेलेबल हो, उसको आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये फिर बहुत अच्छा उसका तो मीडिया। आईएसओ भी डाउनलोड करना पड़ेगा ना हाँ, पहले। आईएसओ डाउनलोड करना पड़ेगा। आईएसओ के लिए भी बता देता हूँ मैं आपको, आईएसओ कहाँ से डाउनलोड करनी है। आईएसओ के लिए वेबसाइट देख लो, क्योंकि फिर क्रैक वाले ही बताऊंगा मैं आपको। विंडोज 10 आईएसओ, ये एक ऐसी वेबसाइट है, इसके पास बहुत सारे क्रैक्स अवेलेबल हैं। ये किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करके और उसके ओआरएम अवेलेबल करवा लेते हैं, जैसे ओईएम अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ से आप एक काम करना, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट लगे उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये विंडो 10 है, यहाँ तक कि एलिमेंट्री यूएस विंडो 10 ऑल इन वन, 10 इन वन अपडेटेड। तो आप या तो यहाँ से डाउनलोड कर लो या फिर विंडो 10 का फीचर पैक डाउनलोड कर लो। एक बार हम यहाँ सर्च करते हैं दूसरी वेबसाइट पर, विंडो 10 आईएसओ। वहां से नहीं करो तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप यहाँ से देखो विंडो डाउनलोड 10 डिस्क। आप एक काम करना, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे क्या करना, एक सेटअप मिलेगा आपको, ये टूल क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो आप इस टूल को डाउनलोड करके, डाउनलोड करने के बाद में विंडो 10 की आईएसओ बना सकते हो आप। डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, फिर क्या करेगा, विंडो की फाइल्स डाउनलोड करेगा और उसकी आईएसओ को आपके सिस्टम में सेव कर देगा। तो ये है ऑफिशियल, जिससे आप कर सकते हो। और यहाँ से नहीं जाना चाहते तो ये है आपका, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगरी पे आप क्लिक करो वेबसाइट पे, यहाँ पे जो भी वर्जन अवेलेबल होगा लेटेस्ट वो आपको मिल जाएगा विद एक्टिवेशन। एक्टिवेटेड मिलेगी ये, और इसमें एक्टिवेट करने का मेथड भी बताया हुआ है आपको कैसे एक्टिवेट करना है। लेकिन ये सिर्फ अपन टेस्टिंग बेसिस पे कर रहे हैं, ये सारे फीचर्स के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ से आप 64 बिट 32 बिट जो भी है डाउनलोड कर सकते हो। आप विंडो अगर आपको 32 बिट चाहिए तो 32 बिट वाला भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप सर्च करोगे। तो एक काम करते हैं, हम आईएसओ यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं विंडो 10 की। सो विंडो 10 का फीचर पैक आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए एक्सेस मांगेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं विंडो 10 का सबसे ओल्ड वर्जन लेता हूँ यहाँ पर, जो सबसे स्टार्टिंग में आया था। तो ये देखो, ये तो विंडोज के 66 पे देखता हूँ मैं, ये आपका सेंटोस आ गया। ये तो 7 ईयर्स अगो पहुंच गए हम, इतना भी पीछे नहीं जाना है। और विंडोज 11 भी है क्या? विंडो 11 का अभी आपको नहीं मिलेगा ऑफिशियली। आपके पास देखो यहाँ पे विंडो 8.1 और विंडो 10 प्रो, तो जून 2021, ऐसे ये 1 मंथ अगो तो है। ये आप बेटा वर्जन पे चला रहे हो क्या आप? हाँ, ये बीटा वर्जन ही है जो अब ऑटोमेटिकली आया है चेकिंग के लिए। अच्छा, ये देखो, ये यहाँ पे फीचर्स ऑफ विंडोज 10 प्रो जून दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या है, एक्टिवेट करने के लिए इसी के अंदर एक्टिवेटर भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको मिनिमम 1 GB रैम और 5 GB स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, इंटेल ड्यूल कोर प्रोसेसर और लेटर। तो 64 बिट हमें चाहिए, तो आप 64 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, 32 बिट सर्च करते हैं। विंडोज 7 आईएसओ 32 बिट, देखते हैं 32 बिट अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे दूसरे और भी वेबसाइट है जो आपको आईएसओ प्रोवाइड करती है डायरेक्ट, हम वहां भी चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इनके आईएसओ के लिंक अवेलेबल है, ये देखो, ये 32 बिट का यहाँ पे गिवन है इंग्लिश का, विंडो 10 का। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और ये एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, इसको क्लोज करते हैं। ये देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई आईएसओ, टॉप साइड में अभी शो हो जाएगी आपको। ये 4 GB की आईएसओ है। विंडो 10 मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है क्या? अच्छा, 2 टाइम्स क्लिक कर दिया मैंने, सॉरी 2 टाइम्स क्लिक कर दिया।
तो ये देखो, ये आपकी ISO है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना, ISO डाउनलोड करते आपको वहां पे वर्चुअल मशीन डाउनलोड करना है, वहां पे वर्चुअल ड्राइव क्रिएट करनी है। तो वर्चुअल ड्राइव क्रिएट करना मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कैसे करना है। जब आप वर्चुअल मशीन, ये देखो ये विंडो 7 स्टार्ट हो गया, इसको क्लोज करते हैं अभी। यहाँ पे डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी, आप यहाँ पाइथन इंस्टॉल भी कर लोगे ना तो भी दिक्कत आएगी। इससे मैं एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ आइडियली है क्या। तो आइडियली यहाँ पे नहीं है, और अगर यहाँ पे हम डाउनलोड भी करें आइडियली, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जिससे MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि MySQL कनेक्शन में ही प्रॉब्लम आएगी आपको, और कहीं दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। सर वैसे चलता तो है विंडोज 7 में भी कनेक्टर MySQL का। देखता हूँ मैं, टेस्ट करके देखता हूँ, अगर 7 में काम चल जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं चलता है तो फिर वही करना पड़ेगा हमें। पहली बात सर तो जो 8 सेट, वाला यस वर्जन डाउनलोड करना, क्योंकि 8 अब जो, वाला चलता है सर विंडोज 7। नहीं वो जैसा पाइथन ये के वर्जन भी चलता कहीं है। इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे, कोई पर्टिकुलर चलेगा लेकिन उसमें आप MySQL कनेक्टर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें क्या है, यहाँ पे अपग्रेड ही करना पड़ेगा मशीनरी को। ये मैं ट्राई करके देख चुका हूँ शायद पहले इसमें। तो एक बार इसको तो क्लोज करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। इसको आप मशीन को किसी भी स्टेट में सेव भी कर सकते हो, और चाहो तो शट डाउन भी कर सकते हो। आप क्या करना है, यहाँ पे ये न्यू का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। न्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ पे प्रोफाइल बनाना है आपको। प्रोफाइल कैसे बनेगा, अभी ओपन होगा और आपसे पूछेगा क्या इसमें करना चाहते हो इंस्टॉल। तो आप सपोज करो विंडोज 10 लेना चाहते हो, विंडोज 10, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखो विंडोज 10 64 बिट 32 बिट जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है। 64 बिट 32 बिट जो भी आपको चाहिए यहाँ सेलेक्ट कर लो। जैसे आप 32 बिट करने वाले तो 30 बिट सेट कर लो, और 64 करना चाहते हो तो 64 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में भी इसको अपन चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो, आप कितनी रैम अलॉट करना चाहते हो उसको, 2 GB 1 GB, तो रैम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट करना। उसके बाद में नेक्स्ट आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे क्रिएट है वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, बस यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब क्रिएट पे यहाँ पे पूछेगा VDA, तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन लिखना वर्चुअल हार्ड डिस्क। ओके, वर्चुअल हार्ड डिस्क। आप चाहो तो डिस्क इमेज भी कर सकते हो, बट हार्ड डिस्क पे करना, फिर नेक्स्ट करना, और फिक्स साइज करना। डायनेमिक करोगे तो वो क्या है, जब आपका स्टोरेज कम हो जाएगा ना उसमें, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो फिक्स करना, फिक्स में वो चेंज नहीं होगा। कितना स्पेस देना चाहते हो, ये हार्ड डिस्क का स्पेस है। जैसे सपोज करो आपको 30 GB तो देना ही है, तो 30 GB हम यहाँ पे दे देते हैं इसको, 34 GB, और क्रिएट कर दो। बस अब ये क्रिएटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये वर्चुअल मशीन थोड़ा टाइम लेगा, 2 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट जितना भी लेगा, उसके बाद में क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हो, सबसे अच्छी बात ये है। तो अगर आपके पास विंडोज 7 है और फिर भी आप ये यूज करना चाहते हो, तो आप ये वाला मेथड यूज करके और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हो। और जब आपका ये क्रिएट हो जाएगा, तो क्रिएट होने के बाद की प्रोसेस मैं समझा दूंगा आपको, इंस्टॉलेशन करके बता दूंगा मैं इसमें कैसे होगा। तो अभी तो ये क्रिएट हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। तो अब आप ये बताओ कि आज जो हमने किया ये कनेक्शन वाला, आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा डिफिकल्ट है ये, लेकिन आप एक दो बार ट्राई करोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगा, और इतना इजी लगेगा कि आपको याद ही हो जाएगा, यू मेमोराइज। और इसको अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हो ये भी हम देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही करेंगे कनेक्शन का, और फिर अब कल से एक बार हम ये पाइथन इंटरफेस कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो इस वीक में हमारा ये पाइथन इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से फिर आप अपना क्या प्रोजेक्ट आराम से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें जो भी दिक्कतें आएगी जॉइंस वगैरह में, वो सब मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा, डेटाबेस क्रिएशन में कि कैसे आप डेटाबेस को मैनेज करोगे। चलो, ये जो आपका वर्चुअल बॉक्स है ये टाइम लेगा, आधा घंटा भी ले सकता है, क्योंकि ये एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनाएगा आपके हार्ड डिस्क के स्पेस को लेकर के, ताकि उसका इम्पैक्ट ना पड़े आपके सिस्टम के ऊपर। तो यही एक मेथड है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हो और सारे फीचर आप यूज करना चाह रहे हो,
तो फिर इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ वही चीजें इंस्टॉल करना है जिसकी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि फिर आपका सिस्टम क्या हैंग हो जाएगा। पहले से आपने विंडो चला रखी है तो 2 GB तो उसी ने कर लिया ऑक्यूपाई, फिर 2 GB योर कर लेगा तो सिस्टम हैंग भी हो सकता है। तो आप चाहो तो उसको 1 GB रैम भी अलॉट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाह रहे हो, या फिर अपनी रैम भी आप अपग्रेड कर सकते हो। चलो, तो मैक्सिमम आप लिनक्स सब लिनक्स यस भी हो जाएगा इंस्टॉल अंदर? यस लिनक्स बिना लिनक्स भी इंस्टॉल हो जाएगा सर वर्चुअल बॉक्स मशीन के अंदर? हाँ आराम से ये हार्ड ड्राइव क्रिएट कर देगा। हार्ड ड्राइव क्रिएट करने के बाद में जो आईएसओ हमने डाउनलोड किए ना, उस आईएसओ को यहाँ पे बस वो लिंक करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा कैसे लिंक करते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हो ना, वैसे एक वर्चुअल पीसी बन जाएगा ये। मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वर्चुअली एक्सिस्ट करता है। मतलब आप इस पे सारे काम करोगे, अब आपके पास 2 पीसी हो जाएंगे, एक तो वो जो आप फिजिकली यूज कर रहे हो, दूसरा वो ये वर्चुअल वाला जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट हाँ वर्चुअली चल रहा है। कंप्यूटर चलेगा जो अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी विंडोज 7 का आपको रन करके बताया, तो विंडोज 7 में वैसे ही वर्क कर पा रहा हूँ जैसे विंडोज 11 में कर रहा हूँ। तो कई बार मुझे जैसे बताना होता है, स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है, विंडोज 7 के टॉपिक्स आते हैं तो वहाँ विंडोज 7 को हम यूज कर लेते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास विंडोज 7 है और आप अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हो, तो वर्चुअल बॉक्स आप यूज कर लो। आप इसमें लाइनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एंड्रॉइड भी चल जाएगा इसमें। हर तरह से जितने सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे आप इंस्टॉल करके चला सकते हो इसमें वर्चुअल बॉक्स में। चाहे आपके पास वो हार्डवेयर अवेलेबल है या नहीं है, बट ये वर्चुअली उस हार्डवेयर को तैयार कर देता है। ये ऐसा प्रिटेंड करता है कि हाँ ये वाकई में एक ऐसा कंप्यूटर जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। चलो, और किसी कोई क्वेरी? आई होप सभी के पास कंप्यूटर सिस्टम तो है ना, कोई ऐसा इसके पास कंप्यूटर नहीं है? यस सर है। यस सर है। सबके पास है? हाँ सर। चलो शुक्र है। तो मतलब फिर ऐसा ही, अब आप रेगुलर रहना क्लास में, क्योंकि अब हम माइस्क्यूएल का वो वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू आप अपना सॉफ्टवेयर बिल्डिंग करोगे। सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कैसे करोगे, फिर उसके बाद डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, और यहाँ से लिंक कैसे करना है। मैं आपको एक वो स्टूडेंट वाला जो सॉफ्टवेयर बना के बताया था, जिसको हमने CSV फाइल में भी सेव किया था, वो सेम सॉफ्टवेयर मैं आपको डेटाबेस के थ्रू करके बताऊंगा कि आप वहां पे डेटा को कैसे अपडेट करोगे, या आप डेटा भी अपडेट कर सकते हो 1 बाय 1। आप पूरे डेटा को अपडेट कर लो, आप मार्कशीट प्रिंट कर लो, और यहाँ तक कि आप आईडी पासवर्ड भी सेट कर पाओगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छी चीज है। और सबसे पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि हमारे टर्म 2 के अंदर जो टॉपिक है, बस ये डेटाबेस ही करेंगे हम। डेटाबेस का भी सिर्फ वही पार्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड है, जिसकी नॉलेज आपको एसेंशियल है। बस उसके बाद जो बाकी चीजें जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, जैसे जैसे काम आते जाएंगे वैसे वैसे हम यूज करते चलेंगे। सर वर्चुअल बॉक्स के लिए मैक्सिमम कितनी रैम होनी चाहिए? वर्चुअल बॉक्स के लिए आपके सिस्टम में 4 से 8 GB अगर रैम है तो सफिशिएंट है। ये वर्चुअल बॉक्स मैंने 2 GB रैम में भी चलाया हुआ है, तो आराम से चलता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये एक एप्लीकेशन ही है, बट ये क्या करेगी कि इंटरफेस क्रिएट करेगी। मतलब एक ऐसा वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करेगा जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपके पास विंडोज 7 है और आप काम नहीं कर पा रहे हो पाइथन में, तो पहले इसको इंस्टॉल करना। उसके बाद इसके अंदर जो भी विंडो आपको रिक्वायर्ड है, चाहे विंडो 8 हो, चाहे विंडो 10 हो, जो भी अवेलेबल है, अपग्रेडेड वर्जन जो है, वो आप इसमें इंस्टॉल कर लो। और आफ्टर इंस्टॉलेशन आप यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करो, और माइस्क्यूएल का कनेक्टर इंस्टॉल करो, और जैम्प इंस्टॉल कर लो। बस ये 3 चीजें इंस्टॉल करनी है, और फिर आपको बस इस पे क्या करना है, रन करना। और अगर सपोज करो आपके उसमें वायरस आ जाए वर्चुअल बॉक्स के उसमें विंडोज के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो वायरस क्या है, आपके कंप्यूटर को अफेक्ट नहीं करेगा। वो अफेक्ट करता है किसको, सिर्फ वर्चुअल बॉक्स को, और वो आप डिस्ट्रॉय करके दोबारा से बना लेना, क्या दिक्कत है। चलो, आज के लिए इतना ही। अब हम ऐसा करते हैं, अब कल मिलते हैं। कल मैं